स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। भाई हम लोग सेल और बैटरी वाला चैप्टर कर रहे थे जिसमें आपने देखा था 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हमने। अब उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में हम लोग और देखेंगे कि और आगे क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ। इससे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी दो नियम दिया था। कौन कौन सा नियम था? एक पहला नियम था आपका एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, जहां एक फॉर्मूला बन रहा था एम इक्वल टू जेड आई टी। जेड आई टी जहां पे जेड क्या था? कांस्टेंट, और आई आपका धारा था और टी आपका समय था, है ना। और एक फॉर्मूला बना था आपका एम इक्वल टू जेड एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। दूसरा नहीं, जहां पे जेड क्या था? ए से ए था, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक। अब एक चीज हमने और आपको बताया था कि आप लोग थोड़ा सा शीशा जो लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी को अच्छे से पढ़िएगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट्स बताया जा रहा है आपको उसको जरूर नोट करते जाइए, क्योंकि ये बैटरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आईटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। जो सीसा अम्ल बैटरी है उसमें बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन में आपसे बोला है। ठीक है, तो देखो, जो बकलिंग दोष है, बैटरी में कभी भी बकलिंग दोष आएगा तो वहां पे सेल के अंदर जो प्लेटें होंगी वो मुड़ जाती है या फिर आपका इलेक्ट्रोड मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ने की वजह से क्या होता है? मुड़ने की वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनती है, लेकिन वो दूसरी कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बना कि ये प्लेटें मुड़ जाएंगी। ये प्लेटें मुड़ेंगी तो कौन सा दोष बैटरी में उत्पन्न होगा? बकलिंग दोष। ठीक है, एक और कौन सा दोष उत्पन्न होता है? सल्फेशन। सल्फेशन में क्या होता है? बैटरी की जो सेल है वो कठोर हो जाती हैं, वो जल्दी चार्ज नहीं होती, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग ट्रिकल चार्जिंग मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके बैटरी के दोस्त थे जिसका उपचार भी हमने आपको बता दिया और जिसका मतलब कि जिसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा हम बैटरी में, ये भी चीज हमने आपको बता दी। अब बोला है कि बकलिंग, तो ये चाहे लेड एसिड बैटरी हो, चाहे आपकी मरकरी बैटरी हो, चाहे आपकी लिथियम आयन बैटरी, कोई भी बैटरी हो, हर एक बैटरी में बकलिंग दोष यदि होगा तो बकलिंग दोष में यही प्रभाव देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे बैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। आपके सामने परिपथ दे दिया है। परिपथ में क्या दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका दे दिया हुआ है वोल्टेज। अब बोला है कि यहाँ पे एक जो वोल्ट मीटर लगाया है इसने, इस वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी होगी, इस वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आएगी, ये चीज आपसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों के तीनों सेल कैसे जुड़े हैं। तीनों के तीनों सेल आपको सॉरी तीनों के तीनों सेल सीरीज में जुड़े हुए दिख रहे होंगे। यदि सीरीज में जुड़े हैं तो बस करना क्या है? तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई यदि 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट जो कि ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। डी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जो हमारी ड्राई सेल होती है, जो हमारी ड्राई सेल होती है, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग पाउडर वाला मटेरियल यूज करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग लिक्विड यूज कर नहीं सकते क्योंकि भाई ड्राई सेल की बात किया, तो ड्राई सेल में अक्सर हम लोग यूज कर लेते हैं कार्बन। किसका भाई? कार्बन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड, जो हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड हम लोग कार्बन का बनाते हैं। देखिए मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की शायद यहाँ पे बात कर दिया था। इलेक्ट्रोलाइट्स तो हर एक बैटरी के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो इसका धनात्मक प्लेट होता है वो हम लोग कार्बन का बनाते हैं या फिर ग्रेफाइट का बनाते हैं। यहाँ पे ग्रेफाइट ऑप्शन में दिया नहीं है तो कार्बन एकदम करेक्ट बन जाएगा, है ना। चलो, ऐसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि बैटरी का इलेक्ट्रोड
किससे बना होता है? बैटरी का इलेक्ट्रोड जो है वो ग्रेफाइट से बना होता है। भार बढ़ने पे देखो, यहाँ भार को भार लिखते हैं। अरे ये तो हिंदी की हम क्या ही बताए। व्हाट हैपन टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीज। बोल रहा है कि बैटरी के या सेल के टर्मिनल पे क्या होगा यदि हम लोड को बढ़ा रहे हैं, यदि हम भार को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा भाई? बैटरी का ईएमएफ घटेगा ना। क्यों घटेगा? क्योंकि आप जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है? V माइनस आई इंटू आर। V माइनस आई इंटू आर ये क्या है? ये है आपका बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, V क्या है भाई? V है आपका सर्किट में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो। यदि आप R की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ये यदि वैल्यू बढ़ा रहे हो, R की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब ये होगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी या आई करंट के साथ जो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। और बड़ी वैल्यू यदि इसमें से घटाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ का मान घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा बैटरी का आउटपुट होगा या बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। इतनी बात, ये छोटी सी बात तो आप आसानी से समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। वोल्टेइक सेल में अस्थायी क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? जो हमारे वोल्टाइक सेल है इसमें यदि लोकल फॉल्ट कोई आ जाता है, ठीक है, क्या बोला है कि हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टाइक सेल। लोकल यदि कोई इफेक्ट आया है या फिर लोकल कोई फॉल्ट आया है तो उससे कैसे प्रिवेंट करेंगे वोल्टाइक सेल को? वोल्टाइक सेल को लोकल इफेक्ट से या लोकल एक्शन से बचाने के लिए हम लोग इसी चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ये चीज मायने रखती है ना। तो क्या सेल को सीरीज में संयोजित करने से क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। वोल्टेज का मान बढ़ेगा लेकिन करंट का मान घट जाएगा, है ना, करंट का मान घटेगा। तो ये बात तो भाई एकदम ही अलग कर दिया है, इससे कोई हमें फायदा नहीं देखने को मिल रहा। देखते हैं अगला। बाय यूजिंग अ डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमारी बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाती है तो वहां पे हम लोग डीपोलराइजिंग एजेंट का यूज करते हैं बैटरी को थोड़ा सा डिस्चार्ज करने के लिए। ये बात अलग हो गई, ठीक है। बाय कनेक्टिंग सेल इन पैरेलल। भाई ये तो अक्सर हमने आपको बताया कि जो भी हम लोग बैटरी यूज करते हैं उनकी सेल्स अक्सर पैरेलल में ही जुड़ी होती है, जिससे हाई करंट पे हम लोग बैटरी का यूज कर पाए। क्योंकि लोड बढ़ाने पे बैटरी से करंट का मान बढ़ता रहता है, तो अक्सर हम लोग जो भी बैटरी यूज करते हैं उसमें सेल्स का कनेक्शन पैरेलल में ही होता है। ये बात भी आपको याद रखने वाली है। तो ये तो करंट और वोल्टेज की बात हो गई, तो ये बात अलग हो गया, ठीक है। और डीपोलराइजिंग का हमने बता ही दिया। बाई क्या लिखा है यार? अमलगम। बाई अमलगम द जिंक प्लेट। जस्ता प्लेट का अमलगम करके, जी हाँ, इसका यूज करने से क्या होगा? जस्ता प्लेट का हम लोग यदि कह सकते हैं कि ऊपर से हम लोग प्लेटिंग कर देते हैं या फिर एक परत चढ़ा देते हैं, तो वहां पे जो हमारे वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल में कोरिजन का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, या फिर हमारी बैटरी जो है लोकल डिफेक्ट बोले तो आपका वातावरण के प्रभाव से या फिर जो आपकी ऑक्सीजन के संपर्क में बैटरी आती है तो वहां पे भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो बैटरी का एनोड है, बैटरी के एनोड पे सफेद सफेद कलर का पाउडर फॉर्म में बनने लगता है ना, तो उससे भी बचा जा सकता है बाई एमलगम द जिंक प्लेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। M इक्वल टू जेड अपन IT सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? आपने एक फॉर्मूला देखा था M इक्वल टू देखा था आपने ZIT। ये कौन सा फॉर्म था? ये कौन सा स्टेटमेंट था फैराडे साहब का? ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। कौन सा था भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या देखा आपने? M इक्वल टू ZIT, जहां M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, जहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक आपका आ जाता है कांस्टेंट Z। यहाँ पे Z जो है वो कांस्टेंट था, लेकिन
जो फॉर्मूला जो सेकंड स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा था आपके जेड के रासायनिक तुल्यांक के, ठीक है, रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो रहा था, जहां पे जेड क्या था, जेड था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ये था आपका जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या कहीं पे, यस दिया तो है, ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का ECE है, विद्युत अपघट्ट का ECE है, ECE का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। चल तो आगे बढ़े, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, देखो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एक टेबल भी दिखाया था, जहां पे आपसे हमने बोला था कि भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, लेकिन उसमें हमने इंपॉर्टेंट केवल 4 ही बताया था, उससे इंपॉर्टेंट में हमने कॉपर को छोड़ दिया था, ये हमारी मिस्टेक है कि हमने कॉपर को छोड़ दिया था, बाकी आपका काम है पूरा याद करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो अपनी तरफ से टिक किया जाता है, फिर भी एक चीज आपने वहां पे देखा था कि वहां पे मात्रक क्या था भाई, इसका मात्रक इसी का मात्रक आता है mg, mg पर कूलाम, mg पर कूलाम, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू दी हुई है, ये तो वैल्यू दी हुई है किसके लिए, ये वैल्यू दी हुई है सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू सिल्वर के लिए करेक्ट है, ये जो लिखा हुआ है ना जी पर कुलाम, ये गलत है, mg पर कुलाम होता है, तो mg पर कुलाम यहाँ कॉपर की वैल्यू ये हो जाएगी 0.329 mg पर कुलाम, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा आसान दे दिया था, इसलिए आसानी से कर दिया, यहाँ पे हमने टेबल नहीं लिया, वहां पे टेबल यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको ये मात्रक भी याद आया होगा कि हाँ सर mg पर कुलाम वहां पे आपने बताया था चांदी का, तो मात्रक से हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक। चल देखो लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कौन सा कारण, फिर कितनी बार एक ही क्वेश्चन को बोलेगा ये, कोई बात नहीं। बकलिंग की बात क्या है, तो बकलिंग में हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारा प्लेट होगा कहीं ना कहीं मुड़ेगा, मुड़ने की बात करेगा, देखो क्या क्या दिया हुआ है, अति आवेशन या अति निरावेशन, छोटी अवधि के लिए कम देर के साथ चार्ज करना, प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना, बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना। अच्छा बोला है कि बकलिंग दोष किस कारण से ऑकर होता है, ये चीज बोला है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज किया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, बोला है कि बकलिंग दोष आता किस वजह से, बकलिंग दोष आता किस वजह से है, ये चीज क्वेश्चन में बोला है। तो बकलिंग दोष आने का कारण है आपका कि यदि आप बैटरी को बहुत तेजी से चार्ज कर रहे हैं या फिर बहुत तेजी से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब हमारा बकलिंग दोष बैटरी में उत्पन्न होता है, ठीक है। सल्फेशन दोष कब होता है, जब आप बैटरी को बहुत देर तक छोड़ देते हो, मतलब यूज नहीं करते हो बहुत ज्यादा दिन तक, तब हमारा सल्फेशन दोष क्रिएट होता है बैटरी में, या सल्फेशन दोष उस समय आता है। बकलिंग दोष कब आता है, ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, इसीलिए कहा जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे बैटरी को ज्यादा मत चार्ज करो नहीं तो बैटरी फूल जाएगी, बैटरी फूलने की बात होती है, फूलता नहीं है बैटरी, बैटरी कहीं ना कहीं वहां पे उसकी प्लेटें मुड़ जाती है, प्लेट के मुड़ने की वजह से बैटरी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है, वो बैटरी आपको दिखता है कि बैटरी फुली हुई, ठीक है। तो ये कारण होता है आपके बकलिंग का, बात समझ में आ गई होगी ये, तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, देखो हमने आपको बताया था एक हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है, बैटरी में जो हमने बिलियन यूज किया है उस बिलियन का जो विशिष्ट, क्या कहते हैं यार उसको, विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, विशिष्ट घनत्व को, ठीक है। तो विशिष्ट घनत्व से हम लोग क्या देखते हैं, विशिष्ट घनत्व को मेजर करके क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज है कितनी डिस्चार्ज है, ये चीज हम लोग मेजर कर पाते हैं। जब बैटरी का चार्ज, बैटरी में हाइग्रोमीटर की रीडिंग यदि 1.25 या इससे अधिक है, 1.25 या इससे अधिक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो बैटरी है वो फुली चार्ज है,
बैटरी क्या है, फुली चार्ज है, ठीक है। और जब ये वैल्यू यदि 1.15 या फिर 18718 है, इसका मतलब है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, कम बैटरी चार्ज है हमारी। और ये चीज मेजर किससे किया जाता है, ये चीज मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर की सहायता से। हाइड्रोमीटर की सहायता से। हाइड्रोमीटर होता कैसा है, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोमीटर दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हाइड्रोमीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वोल्ट मीटर से क्या मेजर किया जाता है मेरे भाई, तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं सर। क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज, ठीक है। मल्टीमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज को भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है, करंट को भी मेजर कर लेते हैं और रेजिस्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं। अच्छा, क्या मल्टीमीटर से पावर डायरेक्ट मेजर हो सकता है, नहीं, पावर डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज भी मेजर कर लिए, करंट भी मेजर कर लिए, तो पावर का फॉर्मूला यूज करके P = VI से हम लोग पावर भी मेजर कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मल्टीमीटर से क्या मेजर नहीं किया जा सकता, ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका पावर दिया रहेगा, तो आप पावर पे टिक करोगे, ठीक है। और एक चीज नहीं मेजर की जा सकती, कौन सी चीज, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी मेजर नहीं करता आपका मल्टीमीटर। फ्रीक्वेंसी कौन मेजर करता है, उस यारों से ही हम लोग देख पाते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। या फिर फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर आप लोगों ने देखा था, कई तरह का फ्रीक्वेंसी मीटर हमने आपको बताया है सिलेबस में। और वहां पे आपने एक मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी मीटर भी देखा था, जिसमें 12 टोटल 12 एल टाइप की प्लेट, एल टाइप की आपकी पत्ती लगी हुई थी, जो पत्तियों में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसी वाइब्रेशन को काउंट करके हम लोग ये देखते हैं कि कितना आपका फ्रीक्वेंसी है सप्लाई में, ठीक है। तो उससे भी मेजर किया जा सकता है, बाकी सीआरओ से भी देखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी को। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा एक चीज समझने वाली है कि जब हमारी बैटरी चार्ज होती है, जब हमारी बैटरी चार्ज होती है, तो उस समय जब दो कंडीशन बनती है, लिख लो दोनों कंडीशन को। बैटरी के चार्जिंग के समय, बैटरी के चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय क्या होता है, चार्जिंग के समय जो हमारा एनोड है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं, ठीक है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये यहाँ एक मिनट रुको, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और चार्ज डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, डिस्चार्जिंग के समय हमारा जो एनोड है, वो एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो बोला है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा, कहां से इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन को खोएगा, तो वो हमारा होता है एनोड। एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खोएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। जो हमारी कंड्यूट पाइप है वो कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो कहीं पे भी यदि आप कंड्यूट पाइप लेने जाते हो, तो उसको हम लोग अक्सर उसके व्यास से ही बताते हैं कि भाई हमको इतने एमएम का पाइप चाहिए, हमको इतने एमएम का पाइप चाहिए। यहाँ तक कि जैसे घरों के आसपास या गांव में कहीं पे भी ट्यूबवेल भी होता है, अरे जहाँ बोरिंग जहाँ से पानी निकाल के अपने खेत की सिंचाई करते हो या, तो उसका भी कहते हो कि ये 4 mm की बोरिंग है, 5 mm की बोरिंग है, 6 mm की बोरिंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंड्यूट यूज किया गया है, पाइप यूज किया गया है, ठीक है। तो कंड्यूट पाइप का मेजरमेंट हम लोग उसके व्यास से ही करते हैं, उसके व्यास से ही करते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ, दीवार की मोटाई, आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास। हाँ, तो अब व्यास कौन सा, आंतरिक वाला या फिर बाह्य वाला, आंतरिक वाला व्यास। कौन सा व्यास भाई, आंतरिक वाला व्यास, ठीक। तो
नहीं नहीं, आंतरिक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आंतरिक नहीं, बाय बाय आउटर डायमीटर इन एम, आउटर डायमीटर को, इनर डायमीटर को नहीं, आउटर आउटर डायमीटर को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत बोल दिया, इनर नहीं आउटर, ठीक, आउटर वाले डायमीटर को हम लोग मेजर करते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू आपसे पूछा है, यदि आप तार को पुनः बांध रहे हैं, पुनः यदि आप तार को बांध रहे हैं तो उसमें फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? देखिए अब यहां से आपका चैप्टर फिर से चेंज हो गया, वहां तक आपका सेल एंड बैटरी का चैप्टर चल रहा था, अब यहां से आपका चैप्टर बदल गया है। तो इसमें बोला है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होना चाहिए? तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.4 होता है। नॉर्मली फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है? 1.1 होता है, नॉर्मली 1.1 होता है। लेकिन यदि हम लोग दोबारा उसमें दोबारा तार को लगा रहे, मतलब एक बार यदि फ्यूज का हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है, फ्यूज का जो मटेरियल है वो गल जाता है या वो खराब हो जाता है, तो दोबारा जब हम उसमें कोई तार लगाते हैं या फिर दोबारा उसका कंडक्टिंग मटेरियल लगाते हैं तो उस समय फ्यूजिंग फैक्टर का मान बढ़ जाता है, वो 1.1 से बढ़ के 1.4 हो जाता है। ठीक है। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या ढीले संयोजन से बचाव? देखो पेंडेंट होल्डर मतलब लटकने वाले होल्डर की बात कर रहा है। लटकने वाले होल्डर में होल्डर जो है दो तरह का होता है। एक होल्डर ऐसा होता है, देखो यहाँ पे जो बात किया है ना, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइट की गांठ, अंडर राइट की गांठ का उद्देश्य क्या है? इसके अंदर जो गांठ दी हुई है तो ये इसका होल्डर थोड़ा सा मतलब स्पेशल टाइप का होता है, जो दो हिस्सों में जुड़ा होता है, जो दो हिस्सों में जुड़ा होता है, और जब इसको कसा जाता है या फिर कहे कि जो इसके अंदर अंदर जो गांठ दी होती है उसका काम होता है इस समान रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ एक्सेसरीज। मतलब कि जैसे ये हो गया आपका होल्डर, ये हो गया आपका होल्डर, जैसे रुको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, है ना। ये हो गया आपका होल्डर, और यहाँ पे अक्सर आप लोग देखते हो कि जैसे ये दो टर्मिनल लगा हुआ है और इसमें आपने लगा दिया यहाँ पे बल्ब, इसमें आपने क्या लगा दिया यहाँ पे आपने लगा दिया बल्ब। ठीक है, ये आपका लग गया है बल्ब, हमने ऐसे बल्ब लगा दिया, लो हमने ऐसे बल्ब लगा दिया। तो आप अक्सर ये देखते हो कि यहां से जो दो तार बाहर निकाला जाता है तो एक गांठ यहाँ पे मार दिया जाता है। वो गांठ किस लिए मारा जाता है? वो इसीलिए ये गांठ मारा जाता है ताकि यहाँ पे हमने जो कनेक्शन किया है, जो हमने कनेक्शन किया है वो कनेक्शन पे ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि इसे लटकना है ना, लटकना है तो उस गांठ पे जोर पड़े। जो यहां से हमने वायर निकाला है तो उस गांठ की वजह से इस कनेक्शन पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, इस पे तनाव कम रहता है, इस पे तनाव कम रहता है, तो इसीलिए हम लोग गांठ एक बनाते हैं। ये तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के मुझे लगता है कि 100% लोग ये जानते होंगे कि गांठ किस लिए लगाया जाता है, ताकि तार उसमें से निकल ना जाए, टूट ना जाए, या फिर उसमें तनाव कम हो, है ना। ये तो भाई सबके घरों में ये चीज यूज होता है, सब लोग इसका आंसर भी जानते होंगे। चलो बाकी आगे देखते हैं। फ्यूज कौन से प्रकार का, ये जो आपके सामने फ्यूज है, ये फ्यूज कौन से प्रकार का है? क्या नाइफ फ्यूज है? भाई नाइफ फ्यूज तो एकदम नहीं। नाइफ फ्यूज किस तरीके का होता है? नाइफ फ्यूज आपका कुछ इस तरीके का होता है ना। नाइफ फ्यूज आपका कुछ इस तरीके का होता है, यहां से ऐसे चला जाता है, ये कुछ ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो ये मतलब एकदम वो चक्कू के आकार का बना ही होता है जो आपका नाइफ फ्यूज होता है। ठीक है, बाकी अगला ऑप्शन है आपका कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग HRC फ्यूज। HRC फ्यूज जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्यूज है, तो यही है आपका HRC फ्यूज, यही है आपका HRC फ्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे HRC फ्यूज की बात हो गई। विद्युत सामग्री का नाम क्या है? ये तो आपके सामने दिख रहा होगा,
कि होल्डर है, लेकिन कौन सा होल्डर है, क्या ब्रैकेट होल्डर है या एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर है या फिर कोड सिक्वेल लैंप होल्डर है या फिर गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर है, कौन सा होल्डर है ये कुल मिला के सामान्य होल्डर तो नहीं है, ऐसा तो हमें दिख रहा है पहले से। तो फिर कौन सा होल्डर हो सकता है सर ये, तो ये है आपका एडिशन स्क्रू होल्डर। एडिशन स्क्रू होल्डर कौन सा होल्डर है, एडिशन स्क्रू होल्डर। चलिए इससे आगे जब भी बात करेगा होल्डर की ना, जितने भी टाइप के आपके होल्डर है सारे होल्डर्स को मैं एक जगह ले लूंगा, वो चीज आपको दिखा दूंगा कि सारे कितने तरह के होल्डर हैं और सबका क्या क्या काम है, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इससे आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इससे आगे की जो भी क्लास होगी उसमें आप लोगों को होल्डर मैं अच्छे तरीके से करा दूंगा। ये आज के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा ऋण बाकी रह गया आपके ऊपर। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।